हेलो एवरीवन। कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लिए भौतिक विज्ञान खंड पढ़ रहे हैं हम, जिसमें प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं आजकल। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और उनका उपयोग पढ़ा था, और उत्तल दर्पण के द्वारा परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है उसके बारे में जाना था। इस वाले वीडियो में हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां और उत्तल दर्पण का उपयोग, इसके अलावा नई कार्तीय परिपाटी के जो चिन्ह परिपाटी है उसके बारे में जानेंगे, और उनका उपयोग आंकिक गणनाओं के लिए किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण इसका शीर्षक है। उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण हो सकता है। पहली स्थिति यह है कि उत्तल दर्पण में चूंकि जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, तो प्रकाश कहाँ से आएगा? बाईं तरफ से। जैसे बाईं तरफ एक वस्तु या बिंब रखा हुआ है जिसको हम ए बी का नाम दे सकते हैं, उससे कोई प्रकाश प्रस्फुटित होकर उत्तल दर्पण पर पड़ता है। तो चूंकि प्रकाश का प्रस्फुटन इस प्रकार हुआ है कि जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, तो उनका परावर्तन इस प्रकार होगा कि वो ऐसा प्रतीत होगा कि ये परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे से फोकस से आ रही हैं, दर्पण के पीछे से फोकस से आ रही हैं। जैसा कि उत्तल दर्पण इस डायग्राम में दिखाया गया है कि दर्पण के पीछे ऑरेंज कलर की कुछ डॉटेड लाइनें हैं, दो डॉटेड लाइनें हैं जो एक दूसरे को मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इस प्रकार परावर्तन होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर वास्तविक प्रकाश परावर्तित प्रकाश की किरणों को देखें तो यह आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब है वास्तविक प्रकाश किरणों द्वारा कोई भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। प्रतिबिंब वहीं बनता है जहाँ पे प्रकाश किरणें मिलती हैं। अब वो प्रकाश किरणें चाहे वास्तविक हों या काल्पनिक हों। अब इस केस में देखिए कि जो ये काल्पनिक प्रकाश किरणें हैं जो उत्तल दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर मिल रही हैं, इनके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और मिल कहाँ रही हैं? मुख्य फोकस पे, तो प्रतिबिंब का निर्माण भी मुख्य फोकस पर होगा। अब चूँकि दोनों रेखाएं, जो दो रेखाएं हैं वो मुख्य फोकस पे मिल रही हैं और एक बिंदु का निर्माण कर रही हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। तो ये स्थिति कब है? पहली स्थिति जब हमारा वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहाँ पे हो? अनंत पर हो। तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण पे कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा? एक बिंदु के आकार का। अब प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चूँकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है ये आभासी किरणों द्वारा हो रहा है, मतलब दर्पण के पीछे जो काल्पनिक किरणें हैं इनके द्वारा हो रहा है, जिस कारण यह जो प्रतिबिंब होगा ये क्या होगा? आभासी होगा। हम जब प्रतिबिंब पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि आभासी किरणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो यह सीधा भी होगा। अब दोनों किरणों या जो भी किरणें मुख्य फोकस पर मिल रही हैं एक निश्चित बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि यह बिंदु एकदम सूक्ष्म होगा। यह जो प्रतिबिंब होगा एक बिंदु के आकार का होगा अथवा बहुत सूक्ष्म होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए सीधा होगा। तो यह पहली स्थिति है। पहली स्थिति में आपने जाना कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बिंदु मुख्य फोकस F पर निर्मित होगा। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा।
प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो आभासी होगी और सीधी होगी। आभासी इसलिए होगी क्योंकि यह प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं द्वारा नहीं निर्मित है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं द्वारा निर्मित है। अगली स्थिति देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव P के मध्य हो। मान लीजिए वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव P के मध्य है, मतलब ऐसी किसी दूरी पे है जो कि तुलनात्मक रूप से जिसकी गणना की जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है, अनंत का मतलब तो आप कोई बहुत दूर रख देंगे तो उसका एक प्रतिबिंब तो दर्पण में बनेगा, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होगा कि आप उसे देख नहीं पाएंगे, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यह दूरी ऐसी है कि जिसकी गणना कर सकते हैं आप, और वो दूरी का लाभ होता है। अब मान लीजिए कि ये दूरी अनंत और ध्रुव के मध्य रखी गई है। इससे किरणों का जो परावर्तन होगा ये ऑरेंज कलर की जो रेखाएं हैं उनके द्वारा होगा। यहाँ भी ऑरेंज कलर की जो रेखाएं हैं वो दर्पण के पीछे ही मिल रही हैं, दर्पण के पीछे मिल रही हैं। तो दर्पण के पीछे मिल रही हैं, तो इसका अर्थ है ये है कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा, दर्पण के पीछे होगा। और मिल कहाँ रही हैं ये रेखाएं, एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं या काट रही हैं, ये काट रही हैं ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य होगी। अब देखिए प्रतिबिंब जो हमारा वस्तु है या बिंब है ए बी, उसकी तुलना में ये जो प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है पी तथा एफ के मध्य, उसका आकार काफ़ी छोटा है, आकार काफ़ी छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अब चूंकि प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे हो रहा है, दर्पण के पीछे निर्माण हो रहा है, तो इसका अर्थ सीधा सा मतलब ये है कि यह आभासी किरणों द्वारा निर्मित हो रहा है। आभासी किरणों द्वारा निर्मित होगा तो यह सीधा होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी कि यह आभासी किरणों द्वारा निर्मित होगा और सीधा होगा। तो यह दो प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है उत्तल दर्पण द्वारा। अब आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत है, तो लेकिन जो मुख्य उपयोग है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो यह है कि किसी कार में या बाइक में साइड मिरर होता है, वह उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का लाभ यह होता है कि चूंकि इसका वक्रता केंद्र पीछे की तरफ होता है और परावर्तक पृष्ठ आगे की तरफ होता है, तो ये बहुत मतलब चौड़ाई में अधिक क्षेत्र कवर कर सकता है अगर हम अवतल दर्पण से इसकी तुलना करें। तो इसका लाभ ये मिल जाता है कि जब इसको साइड मिरर वाले किसी बाइक या कार में लगाया जाता है तो ये बहुत लंबा क्षेत्र देख सकता है। तो जो वाहन चालक है उसको यह काफ़ी दूर के क्षेत्र की मतलब कि कोई काफ़ी बड़े क्षेत्र की जानकारी मिल जाती है, उस दर्पण में पीछे नहीं देखना पड़ता है। एक तो यह लाभ है। दूसरा लाभ यह है कि मान लीजिए कि आप किसी दुर्गम क्षेत्र में हैं और दुर्गम क्षेत्र में एल टाइप का कोई मोड़ है। अब एल टाइप के मोड़ पे बाहरी एक तरफ पहाड़, अगर कोई माउंटेन या ऐसी कोई बाधा है कि वह दूसरी तरफ से आती हुई मोड़ पर दूसरी मोड़ मतलब उस मोड़ पर दूसरी तरफ से आती हुई किसी गाड़ी को नहीं देख सकता, पहली गाड़ी का ड्राइवर। तो वो क्या करेगा कि अगर वहीं एल टाइप के मोड़ पर बाहर की तरफ एक उत्तल दर्पण लगा दिया जाए तो उत्तल दर्पण में होगा क्या कि दोनों मोड़ से आती हुई गाड़ियां उस उत्तल दर्पण में दिख जाएंगी। तो दोनों ड्राइवर बिना एक दूसरे को देखे हुए एक दूसरे की उपस्थिति से अवगत हो जाएंगे और दुर्घटना नहीं घटेगी। समांतर रोडों में तो ये चीज़ उतनी लाभदायक नहीं है, क्योंकि आदमी देख लेता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, लेकिन दुर्गम मार्गों पर इनका उपयोग बहुत अधिक होता है, जहाँ पे पहाड़ या कुछ ऐसी भौगोलिक बाधा के कारण एक तरफ से आ रहा वाहन चालक दूसरी तरफ से आ रहे वाहन चालक को देखने में सक्षम नहीं होता है। तो एक दूसरा उपयोग यह है। और भी बहुत सारे उपयोग हैं। वैज्ञानिक उपकरणों में कई जगह इनका उपयोग होता है।
जिसके बारे में हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। अब आगे चलते हैं। यह जो टॉपिक है गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, इसका उपयोग हम गणना के लिए करते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके लिए। और अगर सच बात कहूँ कि आप अगर इनकी चिन्ह परिपाटी का गलत उपयोग करते हैं तो आप अगर गणना सही भी कर लें, पूरी वैल्यू सही भी निकाल लें, तब भी उसका उत्तर गलत आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए एक दर्पण है, ये अवतल दर्पण। आप उत्तल दर्पण की भी कल्पना कर सकते हैं। अब दर्पण का जो बाईं तरफ वाला पृष्ठ होगा, बाईं ओर, इसमें लिखा है बिंब के बाईं ओर। दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो बाईं तरफ होगा, अर्थात वस्तु दर्पण के चाहे उत्तल हो, अवतल हो या समतल हो, उसके बाईं ओर रखी जाएगी। तो दूसरी वस्तु दर्पण का जो ध्रुव होगा वो दर्पण का आप केंद्र मान लीजिए, उसी से सारी दूरी का मापन होगा। अब अगर आप दर्पण के बाईं ओर दूरी मतलब ये बताते हैं कि ध्रुव से बाईं ओर कोई वस्तु 1 मीटर की दूरी पर है, तो यह दूरी ऋणात्मक होगी। आप इस दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तो दर्पण के बाईं तरफ कोई भी दूरी आप लेंगे तो ऋणात्मक लेंगे मुख्य एक्सिस पे। अब मुख्य अक्ष को देखिए, जिसे एक्स एक्स का नाम दिया गया है इस चित्र में। इसके ऊपर की ओर जो भी दूरी ऊंचाई लेंगे आप धनात्मक लेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी वो लेंगे वो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। इसका उपयोग जो मुख्य अक्ष के ऊपर हम धनात्मक लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक लेते हैं, हम ये जैसे कोई वस्तु है, अब उसकी तुलना में प्रतिबिंब बड़ा हो गया या छोटा हो गया, प्रतिबिंब कितना आवर्धित हो रहा है, उसकी गणना करने में उपयोग करते हैं। दूसरी वस्तु कि प्रकाश की जो किरण आती है वो सदैव बाईं तरफ से आएगी, क्योंकि प्रकाश की किरण हम कहाँ से कल्पना कर रहे हैं, तो जिस वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है वो वस्तु दर्पण के बाईं तरफ रखी गई है, और बाईं तरफ उससे प्रकाश प्रस्फुटन होता है और वह प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है। दूसरी ओर दाईं ओर चले आइए, तो जैसे मान लीजिए कोई प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के केस में जैसे होता है, कोई प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है और उत्तल जो भी दर्पण है, उत्तल है, अवतल है या समतल है, उसके दाईं तरफ निर्मित हो रहा है। तो दाईं तरफ जो प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है उसके लिए जो दूरी लेंगे वो हम धनात्मक लेंगे। तो धनात्मक दूरी ये दाईं तरफ हो जाएगी और बाईं तरफ ऋणात्मक दूरी। वस्तु या बिंब सदैव बाईं ओर रहेगा। आपतित प्रकाश कहाँ से आएगा, बाईं ओर से आएगा। और मुख्य अक्ष के ऊपर की जो वस्तु ऊंचाई होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे जो ऊंचाई होगी वो ऋणात्मक होगी। तो यह है कार्तीय परिपाटी चिन्ह, नई कार्तीय परिपाटी चिन्ह, जिसका उपयोग हम आंकिक गणनाओं के लिए करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी हम आने वाले उसमें करेंगे। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाएंगे, और रसायन विज्ञान का भी वीडियो कल से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।